नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मानव उत्सर्जन तंत्र का भाग 3। इस भाग में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे शरीर के अंदर यूरिन का निर्माण संपन्न होता है। तो बच्चों, यूरिन के निर्माण में 3 चरण होते हैं। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, परानिस्यंदन। दूसरा है वर्णात्मक पुनरावशोषण और तीसरा चरण होता है स्तरवण। ये देखो, पुनरावशोषण में थोड़ा सा मिस्टेक है, पुनरावशोषण लिखेंगे इसको। और तीसरा है स्तरवण या सिक्रेशन। तो ये जो 3 स्टेप होते हैं, इनके द्वारा हमारे शरीर के अंदर यूरिन का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो ये हमारे शरीर में काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम लेके चलते हैं परानिस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें बच्चों क्या होता है कि हमारा जो ये ग्लोमेरुलर भाग है, ये हमारा वुमन कैप्सूल, और ये ब्लड को लेकर आ रही है अभिवाही धमनिका, और ये अपवाही धमनिका, और यहाँ पर ये क्या बना लेती है, यहाँ पर ये बना लेती है केशिकाओं का गुच्छा। ठीक है, तो अब यहाँ पर केशिका गुच्छ की रुधिर कोशिकाओं से, रुधिर केशिकाओं से उत्सर्जी और अन्य उपयोगी पदार्थ छन कर इस वुमन संपुट की गुहा में पहुंच जाते हैं, और इस क्रिया को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो क्रिया हो रही है, यहाँ पर कौन कौन से कारक काम करते हैं, कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, कैसे ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर कारक है वो है इस केशिका गुच्छ की जो कोशिका भित्ति है, वो कोशिका भित्ति छिद्रित होती है, यानी इसमें कुछ छेद पाए जाते हैं, और इन छेदों का जो व्यास होता है वो होता है 0.1 माइक्रोमीटर। तो इस व्यास के बहुत सारे छिद्र यहाँ की केशिका गुच्छ की कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। इसके कारण जो ब्लड में से पदार्थों का छनना है, तो छनने की क्रिया तेज हो जाती है, लगभग 100 से 1000 गुना। तो इतनी तेजी से इस रक्त में से पदार्थ छनकर हमारे इस वुमन संपुट के गुहा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो मदद करता है वो है हमारी अभिवाही धमनी और अपवाही धमनिका। ये जो हमारी दोनों धमनिकाएं हैं, इन दोनों के व्यास में अंतर है। अभिवाही धमनी मोटी है और अपवाही धमनिका जो है वो पतली है। तो ये जो दोनों धमनिकाएं हैं, इनके व्यास में अंतर के कारण यहाँ पर जो ये केशिका गुच्छ है, यहाँ पर एक प्रेशर बन जाता है। इस प्रेशर को हम कहते हैं GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो यहाँ बना है, इस प्रेशर के कारण रक्त केशिकाओं से छनकर, इस केशिका गुच्छ में से छनकर वुमन कैप्सूल के अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, थर्ड फैक्टर, केशिका गुच्छ में उपस्थित रक्त में पाए जाने वाले कोलाइडी पदार्थों द्वारा लगाया गया विपरीत दाब। ये क्या कह रहा है, देखो ये पॉइंट को आप समझना बच्चों। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो हमारा केशिका गुच्छ है, तो यहाँ पर भी तो ब्लड उपस्थित है। तो ये जो रक्त है, इस रक्त के अंदर कुछ कोलाइडी पदार्थ उपस्थित होते हैं जो मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन में भी एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है, कोलाइडी पदार्थ है, ये रक्त के ऊपर विपरीत दाब बना रहे हैं। ठीक है, तो एक कहाँ प्रेशर कैसे लग रहा है, इस ओर लग रहा है, अंदर की ओर के रक्त को अंदर रोकना है, बाहर निकलने नहीं देना। ठीक है, तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर कहलाता है B for blood, C for कोलाइडी, O for ऑस्मोटिक और P for प्रेशर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या लिखते हैं हम, ये है हमारा रक्त, कोलाइडी,
परासरण दाब। ठीक है, तो ये दाब क्या है, ये विपरीत दिशा में लग रहा है, केशिका गुच्छ के अंदर लग रहा है। कौन लगा रहा है, उस केशिका गुच्छ के अंदर जो कोलाइडी पदार्थ हैं, जो प्रोटीन्स हैं, वो ब्लड को पीछे की ओर खींच रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर देखो क्या काम करता है। वोमन संपुट की गुहा कहाँ है, ये रही। इस गुहा में जो फिल्ट्रेट है, यहाँ पर कुछ ऐसा फिल्ट्रेट प्रेजेंट होगा, छन के जो पहुंचा है, तो ये जो फिल्ट्रेट है, निस्यंदन है, ये भी एक विपरीत दाब लगा रहा है। रक्त के ऊपर, केशिका गुच्छ के रक्त के ऊपर एक विपरीत दाब लगा रहा है, और इस दाब को हम कहते हैं CHP। CHP का क्या मतलब है, C फॉर कैप्सूल, वोमन संपुट है ना, वोमन कैप्सूल, तो संपुटीय दाब, संपुटीय द्रव द्वारा लगाया गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो इसको कहते हैं स्थैतिक या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये संपुटी द्रव का दाब है जो विपरीत दिशा के अंदर लग रहा है। तो बच्चों ये 4 फैक्टर काम करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। तो अब जो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर नेट कितना प्रेशर लग रहा है, शुद्ध कितना दाब लग रहा है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब। ठीक है, शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब, इसको कहते हैं नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, EFP। ठीक है, अब इस EFP की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखो सबसे पहला हमारा था ये GHP। GHP का मान होता है बच्चों 70 मिलीमीटर ऑफ मर्करी स्केल। फिर इसके बाद में ये जो विपरीत प्रेशर रक्त के द्वारा लगाया जा रहा है, इसकी वैल्यू होती है 30 mm। ठीक है, और ये जो हमारा CHP है, CHP की वैल्यू होती है 20 mm। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू हमारे पास है। अब इनसे हम नेट निकालेंगे। नेट कैसे निकालेंगे, 70 माइनस 30 माइनस 20। ये इसको मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये कैसे दाब है, ये है विपरीत दाब। क्लियर, तो ये दोनों वैल्यू माइनस में होंगी, तो -50, -50 में से 70 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। सो EFP शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब, ये हो गया 20 mm ऑफ मर्करी। तो ये जो हमारा दाब है, इस दाब के साथ में रक्त केशिकाओं में से पदार्थ छन कर हमारे वुमन कैप्सूल के अंदर पहुंच जाते हैं। क्लियर, तो ये था पूरा प्रोसेस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। अब ये जो वुमन कैप्सूल के अंदर द्रव आया है यहां छन कर, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर निस्यंद। ठीक है, GF। अब हम इस GF को लेके आगे चलते हैं और देखते हैं वर्णात्मक पुनरावशोषण। देखो बच्चों, हमारे दोनों वृक्क की जितनी भी वृक्क नलिकाएं हैं, उनमें से लगभग, अगर हम हर मिनट की बात करें, तो हर मिनट में 1100 से 1200 ml रक्त जो है वो प्रवाहित होता है। और उस रक्त के प्रवाह में से, ये बात समझ में आई कहाँ से क्या चीज हो रही है, ये जितने भी नेफ्रॉन्स हैं हमारी दोनों किडनियों के, तो यहाँ से ये धमनिकाएं रक्त को लेकर आ रही हैं और यहाँ से होकर ये बह के जा रहा है, और ये हमारे केशिका गुच्छ है। तो यहाँ से कितना ब्लड प्रवाहित हो रहा है,
तो 1100 से 1200 ml ब्लड पर मिनट बह के जा रहा है। अब यहां से फिल्ट्रेट हो रहा है, छन रहा है, तो छन कितना रहा है 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट। ये छन के आ रहा है जिसको हम GF कह रहे हैं, है ना, ग्लोमेरुलस निस्यंदन कह रहे हैं। छनकर आ गया। अब अगर हम इस वैल्यू को पर मिनट की बजाय पर डे पे लेके जाएं तो ये मान कितना होता है, लगभग 180 लीटर पर डे, 180 लीटर प्रतिदिन सारे नेफ्रॉन्स मिलकर, एक नेफ्रॉन नहीं, सारे नेफ्रॉन्स मिलकर इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को बना देते हैं। तो ये जो छानने की दर है 125 ml पर मिनट, इसको हम कहते हैं GFR। ये वैल्यू याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, अब ये इतना सारा छन रहा है, एक दिन पे आ जाए हम तो 180 लीटर छन रहा है, लेकिन एक सामान्य मनुष्य लगभग 1.5 से लेकर 1.8 लीटर पर डे यूरिन बाहर निकालता है। ठीक है, तो देखो इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कितना अंतर है, ये कितनी कम है ना, कम है, तो इसका मतलब है कि ये जितना भी GF है ये सारा का सारा बाहर नहीं निकल रहा, इसको वापस कम किया जा रहा है। कम करने का तरीका क्या है, इसका वापस अवशोषण होगा। तो इसका अर्थ है कि वोमन संपुट में आए निस्यंदन का वापस अवशोषण होता है और इसी को हम वर्णात्मक पुनरावशोषण कहते हैं। अब वर्णात्मक पुनरावशोषण के लिए हमें क्या क्या चीजें जाननी है। पहली बात तो GF जो हमारा है उसमें कौन कौन से पदार्थ छनकर आए हैं और किस सिद्धांत के ऊपर वो वापस जाएंगे। ठीक है, तो वो चीजें हमें यहाँ पर समझनी है। तो देखो जो पदार्थ हमारे फिल्ट्रेट में छनकर आए हैं GF में, वो निम्न पदार्थ हैं। उनमें कुछ उपयोगी पदार्थ हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वसीय अम्ल, जल में घुलनशील विटामिन, जल और लवण। और कुछ पदार्थ हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल और क्रिएटिनिन। इस तरह के पदार्थों को शरीर बाहर निकाल देगा और इस तरह के पदार्थों को वो पुनः अवशोषित कर लेगा। इसीलिए हमने इसको क्या कहा, सेलेक्टिव, पुनर्वर्णात्मक, वर्ण करेगा, चयन करेगा किसको रखना है किसको नहीं रखना। अब ये वर्ण किस आधार पर होता है, चयन किस आधार पर होता है, तो देखो चयन होता है दहली मान के आधार पर। ये दहली मान क्या होता है, इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। ये क्या वैल्यू बच्चों, इसको आप समझना, यह रक्त में किसी भी पदार्थ की वह अधिकतम सांद्रता है जिससे अगर सांद्रता अधिक हो जाए तो हमारा वृक्क या किडनी उस पदार्थ को रक्त से छानकर यूरिन में मिला देगा और शरीर से बाहर उत्सर्जित कर लेगा। ठीक है, तो जैसे इसको एक यहाँ मैं छोटा सा चित्र बनाती हूँ, देखो इससे आप समझने की कोशिश करना। मान लो ये मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि ये हमारी कोई ब्लड वेसल है। ठीक है, अब इस ब्लड वेसल के अंदर ब्लड के बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे पदार्थ उपस्थित है ना। इसको मैं इस तरह से प्रेजेंट कर रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने ये ब्लू कलर के यहाँ डॉट्स बना दिए। ये किसी एक पदार्थ की सांद्रता को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब अगर इस पदार्थ की ब्लड में ज्यादा मात्रा में जरूरत होगी तो इसकी सांद्रता भी हमारे ब्लड के अंदर अधिक होगी, तो अधिक मात्रा में ये हमारे ब्लड के अंदर उपस्थित रहेगा। ठीक है, यानी हमारा ब्लड इस पदार्थ को अधिक मात्रा में संग्रहित करके रखेगा। हो सकता है कोई दूसरा पदार्थ हो इसके पास में जिसकी सांद्रता इसको थोड़ी कम चाहिए, अपेक्षाकृत कम। और एक और एग्जांपल लेती हूँ भाई, कुछ पदार्थ ऐसे भी हो सकते हैं जिसकी कि इसको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं हो, तो ये इनको बिल्कुल भी बॉडी के अंदर रखना नहीं चाहेगा, तो इसको ये बॉडी के बाहर निकाल देगा। तो देखो मैंने यहाँ पे 3 एरोज बनाए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई कुछ ये जो है ये तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा, और ये जो है ये कुछ तो अंदर रहेगा कुछ बाहर निकल जाएगा, और ये तो बिल्कुल ही अंदर नहीं रहेगा, सारा का सारा इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों को।
ये जो नंबर 1 मैंने बनाया है इसकी सबसे ज्यादा उपयोगिता है। तो रक्त इसकी अधिकतम सांद्रता को मेंटेन करेगा, अधिकतम सांद्रता को अपने अंदर रखेगा। और अगर उस अधिकतम सांद्रता से भी अधिक सांद्रता हो जाए तो वो पदार्थ बाहर निकलेगा। ठीक है, अब देखो इसके आधार पर 3 तरह के दहली मान निर्धारित किए गए। पहला कहलाता है उच्च दहली मान। ये नंबर 1 वाले पदार्थ हैं जिनको कि पूरा का पूरा ब्लड के अंदर रखने की कोशिश की जाएगी, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये उत्सर्जित नहीं होते। अब वो बात अलग है कि भाई किसी को डायबिटीज बीमारी हो गई तो ग्लूकोज का निकलना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल अगर हम आदमी की बात करें तो नॉर्मल व्यक्ति में ये पदार्थ उत्सर्जित नहीं होते। तो उच्च दहली मान वाले पदार्थों का उत्सर्जन नहीं होता और रक्त के अंदर उनकी सांद्रता भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। अब देखो वो कौन कौन से पदार्थ है। यहां तक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वसी अम्ल और घुलनशील जो विटामिन है वो सब उच्च दहली मान पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। अब ये नंबर 2 कैटेगरी निम्न दहली मान, जिसमें से कुछ को तो ये रखेगा और कुछ को बाहर निकालेगा। निम्न दहली मान में आता है हमारा जल, तरह तरह के लवण और यूरिया। ये है निम्न दहली मान, मतलब इनकी रक्त के अंदर सांद्रता थोड़ी कम होती है। ठीक है, और रक्त कुछ मात्रा को रखता है और कुछ मात्रा को बाहर निकाल देता है। और फिर तीसरी कैटेगरी, इनकी रक्त के अंदर बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो रक्त इसकी 1% भी सांद्रता अपने अंदर रखता नहीं है। तो जैसे ही इनका लेवल ब्लड में थोड़ा सा बढ़ता है, ब्लड इनको सारा का सारा छान कर बाहर निकाल देता है। तो ये कहलाते हैं अदहली पदार्थ। इसमें आते हैं यूरिक अम्ल और क्रिएटिनिन और यूरिया भी काफी मात्रा में बाहर निकाल दिया जाता है। इसकी बहुत ही निम्न मात्रा जो है ना वो यहाँ पर रखी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इस दहली मान के आधार पर विभिन्न प्रकार के पदार्थों को ब्लड अपने अंदर रखेगा और जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको बाहर निकाल देगा। चलो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि पुनरावशोषण होता कैसे। अब पुनरावशोषण कहाँ होगा? ये होगा हमारे, ये वुमन कैप्सूल बना रही हूं मैं यहाँ पर। अब अपन पढ़ चुके हैं कि हमारे पास यहाँ पर फिल्ट्रेट आ गया, ये फिल्ट्रेट पहुंच गया। अब मैं यहाँ पर सिंपल ऐसे प्रदर्शित कर रही हूँ, ये हमारी पीसीटी। ठीक है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। फिर ये हमारा हैनलेज लूप, हैनलेज लूप आगे जाकर थोड़ा सा मोटे खंड में बदल जाता है इस तरह से। और इसके बाद में ये हमारा डीएसटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका, और फिर ये जाके खुल जाएगी संग्रह नलिका में। ठीक है, अब देखो यहां पर हम लोग एक चीज और पीछे से पढ़कर आ चुके हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। ये कौन सा भाग है? कॉर्टेक्स, वलकुट भाग है। और ये कौन सा भाग है? मेडुला। ठीक है, मेडुला के अंदर जो यहाँ द्रव उपस्थित है, यहाँ पर एक लिक्विड उपस्थित होता है, इसको हम कहते हैं मेडुलरी ऊतक द्रव। ठीक है, मेडुलरी ऊतक द्रव। ये जो ऊतक द्रव है इसकी मैं यहाँ पर, और यहाँ पर कॉर्टिकल द्रव उपस्थित होता है, तो इसकी मैं यहाँ पर देखो ऑस्मोलरिटी लिख रही हूँ, सांद्रता लिख रही हूँ। तो ये होती है लगभग 300 मोल, 300 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर। ठीक है, अब इसको अगर थोड़ा सा अपन इसमें गहराई में जाए मेडुला में, तो यहाँ पर ये लगभग 600 मोल ऑस्मोलरिटी पर लीटर। थोड़ा और गहराई में जाएंगे 900, और गहराई में पहुंचेंगे तो 1200 मोल
ऑस्मोलरिटी पर लीटर। तो ये इसकी सांद्रता में अंतर है, सांद्रता प्रवणता कहते हैं जिसको, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखो इन पदार्थों का जो फिल्ट्रेट हमारे पास पहुंचा है, इस फिल्ट्रेट का, यहाँ पर ये फिल्ट्रेट उपस्थित है। अब ये फिल्ट्रेट कैसे और कहाँ पर कौन कौन से पदार्थों को बाहर निकाल रहा है वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहली बात मैं करती हूँ यहाँ पर पीसीटी की, है ना, समीपस्थ कुंडलित नलिका की। तो देखो यहाँ कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं बच्चों। सबसे पहला पॉइंट, ये इसकी जो कोशिका भित्ति है, यहाँ की जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। तो भित्ति पर माइक्रोविलाई, है ना, जैसे कि हमारे छोटी आंत में पाए जाते हैं ना अवशोषण को बढ़ाने के लिए, वैसे ही भित्ति पर सूक्ष्मांकुर उपस्थित होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर अवशोषण की दर सामान्य की अपेक्षा 20 गुना बढ़ जाती है। तो पहला पॉइंट तो यहाँ याद रखना है, ये पीसीटी में, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपको क्या याद रखना है, यहाँ की जो कोशिकाएं हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारे शक्ति स्थल है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा एटीपी दे पाते हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, यहाँ पर किस किस चीज का अवशोषण किया जा रहा है। अब ये निस्यंदन जब यहाँ से फिल्ट्रेट होके ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ से बहुत सी चीजों को वापस अवशोषित कर लिया जाएगा। तो किस किस को अवशोषित किया जा रहा है, पुनरावशोषण हो रहा है, वो मैं यहाँ लिख रही हूं। सबसे पहले ग्लूकोज, फिर हमारे एमाइनो एसिड्स, इसके बाद में विटामिन्स, फिर आयंस जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, और इसके साथ ही साथ जल, इन सब का वापस अवशोषण कर लिया जाता है। अब इनमें से जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन्स हैं और सोडियम और पोटेशियम भी, ये सारे के सारे एक्टिव यानी कि सक्रिय अभिगमन द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। सक्रिय अभिगमन के लिए हमें एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है। तो इन सब का तो सक्रिय अवशोषण हो जाता है और ये लगभग पूरे अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है। क्या पॉइंट याद रखना है कि ये लगभग पूरे अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब ये जो हमारा बच गया, ये कैल्शियम, सॉरी क्लोराइड आयंस, ये जो हमारे क्लोराइड्स आयन है, ये क्लोराइड आयन भी अवशोषित होते हैं, लेकिन ये विसरण की विधि के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। और ये जो हमारा जल है, इसका भी अवशोषण होता है, लेकिन ये परासरण विधि के द्वारा अवशोषित किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी पदार्थ यहाँ पीसीटी में अवशोषित हो गए। अवशोषित हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो अंदर का फ्लूइड है, ये हमारा फिल्ट्रेट जो यहाँ चल रहा है आगे, ये फिल्ट्रेट अब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब ये पहुंचा नीचे, तो ये यहाँ पर इसकी फिल्ट्रेट की जो ऑस्मोलरिटी है वो लगभग होती है बच्चों 300 मोल, ठीक है। मैं इसको सिर्फ वैल्यू ही लिख रही हूँ यहाँ पर, ताकि आपको ये ज्यादा जगह नहीं घेरेगा। मोल ऑस्मोलरिटी पर लीटर, ऑस्मोलरिटी पर लीटर, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू है, फिल्ट्रेट की सांद्रता कह लो आप इसको। अब ये यहाँ से आगे चलेगा, ठीक है, आगे चल रहा है नीचे, कहाँ पहुंच गया ये, हेनलेज के लूप में। अब देखो यहाँ हेनलेज के लूप में, ये इस हेनलेज के लूप की अवरोही भुजा है। तो अवरोही भुजा में क्या क्या विशेषताएं हमें याद रखनी है, तो देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूं, अवरोही भुजा में आपको नंबर 1 पॉइंट याद रखना है कि ये जो अवरोही भुजा है, ये जल के लिए
वाटर के लिए, पानी के लिए, H2O के लिए, वाटर के लिए ये भुजा अधिक पारगम्य होगी। ये एक पॉइंट याद रखना, ठीक है। पानी के लिए ये अधिक पारगम्य है और बाकी जो आयंस है, जैसे सोडियम आयंस है, पोटेशियम आयंस है, क्लोराइड आयंस है, इन सब के लिए ये बहुत ही कम पारगम्य है। ये पॉइंट यहां से याद रखना। तो जब ये फिल्ट्रेट हमारा इस अवरोही भुजा से होकर गुजरेगा तो यहां से क्या चीज बाहर निकल जाएगी? पानी। पानी बाहर निकल जाएगा तो ये इसकी जो कंसंट्रेशन है ये बढ़ती जाएगी। तो देखो इसकी वैल्यूज क्या होती जाती हैं बच्चों, यहाँ पर ये लगभग 400 हो जाती है। फिर थोड़ा और नीचे चलते हैं और वाटर का लॉस होता है, इसकी वैल्यू 600, 800 और यहाँ सेंटर तक पहुंचते पहुंचते ये 1200 तक हो जाती है, ऑस्मोलिटी पर लीटर तक हो जाती है। तो यहाँ से पानी को बाहर निकाल दिया, पानी बाहर निकलता जा रहा है। ये जो फिल्ट्रेट है ये कैसा होता जा रहा है? ये गाढ़ा होता जा रहा है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक। तो ये आइसोटोनिक से, यहाँ पर ये आइसोटोनिक था, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक से ये गाढ़ा होता गया, कैसा हो गया? हाइपरटोनिक हो गया। अब ये वापस हेनलेज लूप में ऊपर चढ़ेगा। तो ये है हेनलेज लूप की आरोही भुजा, आरोही भुजा का महीन वाला भाग है ना, पतला वाला भाग। अब यहां पर जब ये पहुंचता है तो यहां पर पॉइंट क्या याद रखना है आपको आरोही भुजा में, कि ये जो भुजा है ये पानी के लिए अपारगम्य है। तो पानी यहां से बाहर नहीं जाएगा और जो दूसरे आयंस हैं, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, इन सब के लिए ये पारगम्य है। तो अब ये जो हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट है ये जब ऊपर चढ़ेगा तो अब यहां से क्या क्या चीजें बाहर निकलेंगी? ये पूरा जो भाग है यहां तक जब फिल्ट्रेट पहुंचेगा तो इसमें से सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस ये बाहर निकलते जाएंगे, ठीक है। अब जब आयंस बाहर निकल रहे हैं, पानी नहीं निकल रहा, तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? धीरे धीरे आइसोटोनिक हो जाएगा। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते ये वापस थोड़ा सा कैसा हो गया? आइसोटोनिक हो गया, ठीक है, आइसोटोनिक। अब ये पहुंचा, कहां पहुंच गया? डीएसटी में, दूरस्थ नलिका में। यहां तक पहुंच गया, थोड़ा तो इसमें से निकल गया। अब यहां पर पहुंचने पे डीएसटी में क्या होगा? डीएसटी से दोनों चीजें निकलेंगी, वाटर भी निकलेगा और आयंस भी निकलेंगे। डीएसटी से दोनों पदार्थों का पुनः अवशोषण होगा, पानी का भी होगा और आयंस का भी होगा। तो ये वापस जो सॉल्यूशन है, फिल्ट्रेट है, ये हमारा वापस बहुत गाढ़ा हो जाएगा, वापस हाइपरटोनिक हो जाएगा। और अब ये कहां पहुंच गया? अब ये फिल्ट्रेट पहुंच गया हमारा संग्रह नलिका में। संग्रह नलिका के अंदर बच्चों क्या होता है? देखो, संग्रह नलिका एक काम करती है, क्या काम करती है? मैं इसको इरेज कर रही हूं यहां से। संग्रह नलिका के अंदर भी पदार्थों का अवशोषण जारी रहता है। क्या क्या चीजें अवशोषित होती हैं? अभी ये जो हमारा फिल्ट्रेट है इसको हमें और भी ज्यादा गाढ़ा करना है। तो गाढ़ा कैसे होगा ये? इसके अंदर से जब हम पानी को बाहर निकालेंगे। तो ये जब फिल्ट्रेट आगे बढ़ता है संग्रह नलिका में, तो संग्रह नलिका से भी अतिरिक्त मात्रा में जो इसके अंदर पानी है वो बाहर निकलता जाता है। और संग्रह नलिका के जो निचला हिस्सा होता है वहां पे कुछ मात्रा में यूरिया भी बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये चीजें यहां से बाहर निकलती जाती हैं और हमारा जो ये फिल्ट्रेट है ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो जाता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो हम हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट यहां से
बाहर निकलता है, जिसको कि हम यूरिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम बच्चों समझ में आया कि जैसे जैसे हमारा ये जो फिल्ट्रेट यहाँ आया था, ये फिल्ट्रेट पीसीटी में यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका और हेनलेज लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका में जब जा रहा है तो क्या कर रहा है, ये इसमें से अंदर से एक तो पानी बाहर निकल रहा है, बहुत सारे उपयोगी आयंस बाहर निकल रहे हैं, और यहाँ पीसीटी में हमने देखा था कि उपयोगी पदार्थ जितने भी थे वो सारे के सारे वापस अवशोषित कर लिए गए। ठीक है, फिर ये पहुंच गया संग्रह नलिका में, वहां से भी इसमें से अतिरिक्त जल को निकाल लिया गया, यूरिया को निकाल लिया गया जो हमारे यहाँ पर आवश्यक था। तो इस तरह से बहुत से पदार्थों को पुनः अवशोषित कर लिया गया। तो ये था हमारा वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य। अब अगला एक टॉपिक और बचा है सिक्रीशन या स्त्रवण। देखो ये कैसे होता है, इसको मैं आपको समझाती हूँ। तो बच्चों, हमारे रुधिर में कुछ हानिकारक पदार्थ होते हैं जो जब यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ना, तो ये छनकर नहीं आ पाते, ये यहाँ पर छनकर नहीं आ पाते। कौन कौन से पदार्थ ऐसे होते हैं बच्चों? तो बहुत सारे पिगमेंट्स यानी कि रंगा पदार्थ, बहुत सारी औषधियां जिनकी हमारे शरीर को कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन वो फिल्टर नहीं हो पाई। इसी तरह से कुछ मात्रा में यूरिक एसिड, अगर यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा है तो कई बार वो भी पूरी तरह से फिल्टर नहीं हो पाता। इसी तरह से एक अम्ल होता है बच्चों, हिपुरिक अम्ल, हिपुरिक अम्ल। तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के समय नहीं छन पाते, लेकिन इनको शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो ये काम कैसे किया जाता है? ये काम बच्चों किया जाता है सीक्रीशन से। कैसे? ये देखो, ये जो धमनिका यहाँ से बाहर निकलेगी हमारी अपवाही धमनिका, ये अपन ने बच्चों एक चीज पढ़ी थी कि मैं इस डायग्राम को एक बार थोड़ा सा आपके लिए पूरा बनाती हूँ। फिर ये हमारा डीएसटी है और फिर ये संग्रह नलिका। ठीक है, मैं इसको इस तरह से बना रही हूँ। अब देखो मैंने आपको एक चीज क्या बताई थी कि ये यहाँ पर रक्त केशिकाओं का पूरा जाल होता है ना, और यही तो पुनरावशोषण कर रहे हैं। ये देखो, ये मैं इस तरह से रक्त केशिकाएं बना रही हूँ। तो ये जो रक्त केशिकाएं यहाँ डीएसटी में, सॉरी पीसीटी में, फिर ये हेनलेज के लूप में, और यहाँ पर इस तरह से जाल बना रही है। ये रक्त केशिकाएं क्या करती हैं कि यहाँ पर इन पदार्थों को वापस अवशोषित करने का काम होता है। अब ये पदार्थ कहाँ उपस्थित है? मैं इनको येलो कलर से बना रही हूँ। ये यहाँ पर इस ब्लड के अंदर उपस्थित है। ठीक है, और इन पदार्थों को बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हमारी जितनी भी ये वृक्क नलिका की ये नलिकाएं हैं, दूरस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका और हेनलेज लूप, ये जो तीनों हैं, इनकी जो उपकला कोशिकाएं हैं ये बनी हुई होती हैं ग्रंथिल कोशिकाओं की। यहाँ पर कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं? ग्रंथिल कोशिकाएं। और इन कोशिकाओं की एक विशेषता होती है, ये कोशिकाएं विभिन्न पदार्थों को रक्त से खींच लेती हैं। कैसे खींचेंगी? अवशिष्ट पदार्थों को ये सक्रिय अभिगमन द्वारा। विधि कौन सी काम आएगी यहाँ पर? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहां पर ऊर्जा खर्च करनी है। तो सक्रिय अभिगमन द्वारा रक्त केशिकाओं में जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको अवशोषित कर लेगी और वृक्क नलिका के अंदर मिला लेगी, ऐसे। ठीक है, वृक्क नलिका के अंदर मिल गई और फिर ये यूरिन के साथ में मिलकर ये पदार्थ भी शरीर से बाहर निकाल दिए जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सीक्रीशन, ट्यूब्यूलर सीक्रीशन, ट्यूब्यूलर सीक्रीशन, क्योंकि ट्यूब के अंदर विभिन्न पदार्थों को सीक्रेट किया जा रहा है, स्त्रावित किया जा रहा है। ठीक है, क्या क्या चीजें हो गई यहाँ पर कि ये हमारी पीसीटी समीपस्थ कुंडलित नलिका, डीसीटी दूरस्थ कुंडलित नलिका और हमारा हेनलेज लूप, इनकी उपकला कोशिकाओं में ग्रंथिल कोशिकाएं हैं और वो क्या करेंगी?
वो सक्रिय अभिगमन द्वारा इन सारे पदार्थों को इस ट्यूब के अंदर, वृक्क नलिका के अंदर लाकर छोड़ देंगी। इसलिए हम इसको नलिकीय ट्यूबुलर सिक्रीशन या नलिकीय स्रवण कहते हैं। तो बच्चों ये अपना टॉपिक पूरा होता है। इसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कि कैसे ब्लड को छाना गया। इसके बाद में हमने पढ़ा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में हमने पढ़ा कौन से पदार्थ हमारे लिए उपयोगी थे और कौन से पदार्थ हमारे लिए अनुपयोगी थे, और कैसे उनकी थ्रेशोल्ड वैल्यू थी, दहली मान था। तो दहली मान के आधार पर हमने उसको किस तरह से वापस अवशोषित करा। इसके बाद में हमने पढ़ा अवशोषण के बाद में सिक्रीशन, कि कुछ पदार्थ जो ब्लड के अंदर रह गए थे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में नहीं छने, उनको किस तरह से हमारी बॉडी बाहर निकालती है। तो इन सारे टॉपिक्स को आप डायग्राम्स बनाना, नोट्स लिखना, पॉइंट बना के लिखना। मैंने आपको पॉइंट बना के ही समझाने की कोशिश करी है, तो आप पॉइंट्स में आंसर को लिखना, तो कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा, और एक पॉइंट के बाद में दूसरे पॉइंट को आप लिंक भी कर पाओगे, तो आपको याद करने में भी इजी रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में।